पूर्व की सरकारों में ये चीज़ें छुपा देने का प्रयास, बड़ी-बड़ी घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि अपराध की तो कमर टूट चुकी है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हाथ ही नहीं मिलाते हैं, गले ही नहीं मिलते हैं, उनके आगे सम्मान से सर भी झुकाती है, बिल्कुल। वोटर लिस्ट से काफी लोगों के नाम जो है काट दिए गए थे। कांग्रेस अपने कुकर्मों के कारण ही आज आईसीयू में जा चुकी है। कांग्रेस भी जब चुनाव हारती है किसी न किसी प्रकार के बहाने ढूंढकर अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना देती है। गजराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे बलबीरपुरा के वोट नहीं चाहिए। बच्चा शांत बैठा रहता है, बच्चा किताब खोल के पढ़े रहता है, तो हम सोचते हैं बड़े आराम से पढ़ाई कर रहा, बढ़िया है, सीधा हो गया, काम करना चाहिए। बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी है, बड़ा उदाहरण है ना। जनता को बरगलाते 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 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन अंत में जनता ने किनारा कर ही लिया और उनको किनारे कर ही दिया। उन्होंने कहा जो हल्द्वानी की शांति, हल्द्वानी के विकास का साथ नहीं है, मेरे को उसका वोट नहीं चाहिए। नकल माफियाओं का इतना शिकंजा था कि युवाओं का भरोसा उठ गया था एक व्यवस्था से कि हमारे को फेयर नौकरी मिलेगी। तो युवा क्या कहता था? युवा कहता था साहब पढ़ लिख लो, कितना नौकरी तो कुछ लोगों को मिल रही। युवा शोर को ना जाए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह, बैठक अपनों की में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे प्रसिद्ध राजनीतिक प्रदीप बिष्ट जी मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष और आगामी में अल्मोड़ा के प्रभारी हैं। आपका स्वागत है प्रदीप जी। धन्यवाद आपका। प्रदीप दा, हमें थोड़ा अपनी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताइए, शुरुआती जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपका आगमन हुआ राजनीति में? हम मूल रूप से संघ के स्वयंसेवक रहे। सरस्वती शिशु मंदिर में हमारी शिक्षा हुई। उस कारण से संघ की शाखा में जाना बाल्यकाल से ही रहता था। फिर जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो हम युवा अवस्था के थे, तो जितना अपना उसमें पीछे रह के भूमिका हो सकती थी, एक बालक के रूप में उसमें काम करते थे। धीरे धीरे छात्र राजनीति में लोगों का सहयोग करना और अनेक लोगों के साथ काम करते हुए परिषद का काम देखना, जो प्रत्याशी लड़ता उसको लड़ना, ऐसा काम रहता था। फिर उत्तराखंड आंदोलन में भी हम देखते थे जिस प्रकार मातृशक्ति, हमारे सरकारी कर्मचारी साथी, सब लोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो देख के लगता था कि वाकई में जब मातृशक्ति अपने उत्तराखंड की लड़ाई के लिए लड़ रही है, सरकारी कर्मचारी भी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ रहे हैं, तो मन में लगता था कि अपना भी किसी न किसी विचार के माध्यम से इस उत्तराखंड की सेवा करनी है। मूल रूप से संघ के स्वयंसेवक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव स्वाभाविक था, तो विचार से जुड़ाव स्वाभाविक था। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य से बूथ के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में जो संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया होती है वहाँ से शुरू हुआ और पार्टी की कृपा से अनेकों दायित्वों में रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और क्षेत्र में भी लोगों का परम स्नेह और आशीर्वाद देने का ऐसा मेरा सौभाग्य है। और मैं कह सकता हूँ कि सामाजिक जीवन में समाज पहले है, जनता पहले है और भारतीय जनता पार्टी का तो सिद्धांत है, पहले राष्ट्र, पार्टी सेकंड और मैं स्वयं। उसी के भाव से हम सब लोग कार्यकर्ता जिस भी भूमिका में हमें भारतीय जनता पार्टी काम देती है, लगातार हम उस भूमिका में काम करते हैं। प्रदीप दा, उत्तराखंड 2009 में उत्तराखंड प्रदेश हमारा स्थापित हुआ। उस टाइम कांग्रेस का गढ़ माना जाता था उत्तराखंड। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रही कांग्रेस में जो बीजेपी इस समय राज कर रही है कांग्रेस? जब हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण 2000 में हुआ, हम कह सकते हैं कि माननीय हम सबके नेता, भारत के महान सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में उत्तराखंड बनाने का कार्य किया। हमारी अंतिम सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग लुभावन और कह सकते हैं कुटिल चालों के कारण लोगों को भ्रमित करके वो सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद जो कांग्रेस का क्रियाकलाप रहा, उत्तराखंड की जनता समझ गई और उत्तराखंड नहीं, अब तो पूरे देश की जनता समझ गई है
कि कांग्रेस केवल केवल और केवल बातें करती है। कांग्रेस का कार्य केवल बरगला कर, लोगों को डराकर, जाति भेद पैदा कर कर, अनेक प्रकार से किस प्रकार समाज में फ्रैक्शन पैदा हो, वर्गीकरण हो, उसके आधार में सत्ता प्राप्त करना चाहती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कांग्रेस अपने कुकर्मों के कारण ही आज आईसीयू में जा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता से लेकर बूथ का कार्यकर्ता तक एक तो पार्टी के भाव से और पार्टी में के अंदर भी समाज के भाव से काम करने का प्रयास करता है। आदरणीय हमारे अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखेंगे तो 18 घंटे काम करना आज भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के नेताओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। हमारे धामी जी, अगर आप देखते होंगे, धामी जी युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो लगातार किस प्रकार से चलते रहते हैं, उत्तराखंड के हित में सब जगह आते जाते और सब लोगों से स्नेह भाव से कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इसके अलावा हमारे आदरणीय अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, हमारे सांसद जी हों, या कोई भी बूथ का कार्यकर्ता भी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के विचार को बढ़ाने के लिए हमारे समाज में अंत्योदय की भावनाओं को लेकर काम करने का प्रयास करता है। ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, इनका जो मेन फोकस रहता है पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रहती है। मैंने बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी देखी है जो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। जैसे धामी जी एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनको सीएम की कुर्सी में बिठाया गया। वो सही से बिल्कुल अपना चला रहे हैं उत्तराखंड में बिल्कुल। तो मुझे लगता है पारिवारिक वाद से थोड़ा-सा ऊपर आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि लोग थोड़ा-सा अब चाहते हैं चेंज, बदलाव चाहते हैं। आपकी क्या टिप्पणी है इस पे? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन कुछ राजनीतिक घरानों ने इसको ऐसे चलाने का प्रयास करा जैसे वो रजवाड़े होंगे, और वो प्रथा तो समाप्त हो चुकी थी। भारत में सबका, सारी स्टेटों का विलय हो चुका था। एक परिवार ने, अगर हम सीधे कहें कि गांधी नेहरू परिवार ने एक ऐसा रचना रची, पार्टी हो, दल हो, अपने सहयोगी हों, अपने विरोधी हों, उनको ये जताने का प्रयास करा कि जैसे देश में राज करने का संवैधानिक अधिकार उनको है या पारिवारिक अधिकार उनको है। तो उसी क्रम में जब हमने देखा तो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी चल ही रहे थे। तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह, राम गोपाल, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, अनेकों ऐसे कड़ी दिखेंगी। तो बंगाल में भी देखते हैं तो ममता बनर्जी, फिर अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी अगले आ जाएंगे। शिवसेना में भी हमने देखा उसका विखंडन का कारण उनके परिवारवाद की राजनीति रही। बाला साहब ठाकरे इतने पुण्य आत्मा थे, उन्होंने एक विचार को लेकर राजनीति करी, कभी कोई सरकारी पद प्राप्त नहीं करा, लेकिन बेटे ऐसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा में हुए कि मैं और मेरा बेटा आदित्य ठाकरे को लेकर आगे बढ़ गए। आप जहां भी ये स्थितियां देखेंगे, लेकिन केवल मैं कहता हूं, ये स्टार्ट किसने करी? ये स्टार्ट करी गांधी परिवार ने। तो आज परिणाम है कि ये जो वंशवाद की राजनीति है, आज भारत की 140 करोड़ की जनता ने नकार दिया है। अभी इसका ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल, जो राजनीति की एक नई व्यवस्था लेके आए थे, जो कि राजनीति में कहते थे ये भी भ्रष्टाचारी है जी, ये भी परिवारवादी है जी। तो जब देखा चुनाव में बड़े नेताओं को छोड़ के सुनीता केजरीवाल जी को प्रथम आपकी पंक्ति में बैठाने लगे, तो जनता ये सब देख रही थी। तो जनता जब सब देखती है तो उसका परिणाम भी देती है। अच्छा प्रदीप दा, अभी हाल ही में महापौर और पार्षद के चुनाव समाप्त हुए हैं। तो इसमें कांग्रेस ने बीजेपी पे कुछ आरोप लगाए कि वोटर लिस्ट से काफ़ी लोगों के नाम जो है काट दिए गए थे। इस वजह से हम हारे। तो इस बारे में क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस क्या है, नाच ना आए आकन टेढ़ा। मतलब कांग्रेस ने एक प्रवृत्ति बना ली है, जिसको हम शुतुरमुर्ग प्रवृत्ति भी कहते हैं। अगर कोई विपदा है तो रेत में से डाल लो। क्या वो शुतुरमुर्ग सोचता है रेत विपदा टल गई?
कांग्रेस भी जब चुनाव हारती है किसी ना किसी प्रकार के बहाने ढूंढकर अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना देती है। वो अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने के लिए होता है, आप उसको गंभीरता से मत लीजिए अंजनी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उसे गंभीरता से मत लीजिए। अब आप देखेंगे वहां मुंबई में कह रहे वोटर बढ़ गए, यहाँ कह रहे वोटर घट गए, वहां वोटर बढ़ने के कारण हार गए कह रहे, यहाँ वोटर घटने के कारण जीत गए, हार गए कह रहे। तो कांग्रेस कभी ईवीएम को दोष देती है, कभी सरकारी प्रक्रिया को, चुनाव प्रक्रिया को तो दोष देती है। और अभी अभी हमने देखा ये ईवीएम के लिए कैसे वातावरण बना है, कोर्ट से भी फटकार मिली है, कोर्ट ने चैलेंज भी करा कि आओ भाई बताओ ईवीएम कैसे हैंग होगी। तो ये कांग्रेस की बहानेबाजी है। कांग्रेस, मैं कहता रहा हूं ना, कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को भी आत्ममंथन करना चाहिए। देश में केवल एक परिवार के पीछे लगकर अब वो जमाना गया। अब लोग ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके प्रति समर्पित हो, जो अपने पद के प्रति समर्पित ना हो। आज लोग आदरणीय मोदी जी को चाहते हैं। निकाय चुनाव में हमारे आदरणीय महापौर अ, गजराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे बलबीरपुरा के वोट नहीं चाहिए। ये हालांकि हल्द्वानी का ही हिस्सा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने उन्होंने बंदलपुरा का भी उन लोगों का जिक्र करा जो शहर में अमन शांति नहीं रखना चाहते। उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कही, उन्होंने कहा जो हल्द्वानी की शांति, हल्द्वानी के विकास के साथ नहीं है, मेरे को उसका वोट नहीं चाहिए। और इसमें क्या गलत कहा भाई? आप मुझे बताइए, हम कांग्रेस की तरह तुष्टिकरण करने वाले नेता बन जाएं क्या, कि आप कुछ भी करिए लेकिन हमें वोट देते रहिए? आप शहर में आग लगा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार नहीं करती, ये केवल कांग्रेस, समाजवादी, अन्य दल लोग करते हैं कि आप कुछ भी करिए बस वोट हमें देते रहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचार, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार गजराज जी में है। उन्होंने कहा जो भी हमारे शहर को, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, मुझे उसका वोट नहीं चाहिए। उन्होंने क्षेत्रों के आधार पर नहीं कहा, बंदलपुरा के आधार पर नहीं कहा। अब लोगों ने उसे बंदलपुरा से जोड़ लिया कि भाई बंदलपुरा के लोगों का, लेकिन मैं फिर मैं नहीं कहता इस बात को। जो मेरे शहर को अशांत करना चाहता है, जो मेरे शहर के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमला करना चाहता है, जो मेरे शहर की संपत्तियों को हड़प करना चाहते हैं, जो मेरे शहर की शांति व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, हम भी उनके साथ नहीं है। अच्छा, प्रदीप दा, हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ रही है, नवयुवक जो है वो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बीजेपी, हमारी जो बीजेपी सरकार है, इन नवयुवकों के रोजगार के लिए कुछ कर रही है, सुख सुविधाओं के लिए? बिल्कुल, आप देखेंगे, देखिए कहते हैं कि जो चोट लगती है उसको भरने में ज़्यादा समय लगता है, जितना चोट करने में समय लगता है उसमें कम लगता है। आप देखेंगे 2002 से 7 तक कांग्रेस की सरकार आ गई, तो इस उत्तराखंड को जो जख्म दिए उसको भरने के लिए हमारे खंडूरी जी, निसंग को बहुत प्रयास करने पड़े। फिर वही दुर्भाग्यवश कांग्रेस की सरकार आ गई, तो आपने देखा, आपको याद होगा किस तरीके से उत्तराखंड में नित्य नए प्रकरण होते थे। अब उसकी वजह से इतना नुकसान होता है कि उसकी भरपाई के लिए समय लगता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सारे मुख्यमंत्री, आदरणीय वर्तमान में युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, लगातार इन सब विषय की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में आदरणीय धामी जी नई सोच के साथ थे। अभी आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में होम स्टे के नाम से हजारों युवा अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा अन्य प्रकार के, उन्होंने कहा कि 5 लाख से कम के जो भी यहाँ के निर्माण कार्य है वो स्थानीय व्यक्ति करेंगे। तो उन्होंने अनेक प्रकार की छूटें देकर, आप देखते होंगे, नकल विरोधी अगर कानून बनाया, मजबूत कानून बनाया, तो उससे यहीं के लोगों को फायदा हुआ। कुछ लोगों के जो नुकसान कर रहे थे युवाओं का, वो नुकसान की भरपाई। आप लगातार देख रहे होंगे कि अभी इन्वेस्टर समिट मीट हुआ, लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं के प्रस्ताव लेकर लोग यहाँ पर व्यापक उद्योगपति आए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसका भी प्रभाव दिखेगा। रोड से लेकर बिजली, पानी, सारी सुविधाएं उन स्थानों तक पहुंचाई जा रही है ताकि हमारा स्थानीय स्तर पर कोई पलायन ना हो। तो मैं कह सकता हूँ कि गांधी जी के साथ यह बहुत अच्छी बात है कि बहुत सरल है, लेकिन कार्य करने में उतनी कठोरता बरतते हैं। और हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। आदरणीय मोदी जी हों अभी, या हमारे अन्य वरिष्ठ नेता हों, सभी उत्तराखंड से बड़ा स्नेह रखते हैं। तो निश्चित तौर पर
जो स्थिति पहले थी उसमें कुछ रोक तो आई है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि और तेजी से इसमें धामी जी काम करेंगे और कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर आपको यह अंतर भी दिखाई देगा कि रिवर्स पलायन होगा। लोग बाहर से यहाँ पर आकर रोजगार कर रहे हैं, और मैं कई लोगों को उदाहरण दे सकता हूँ कि जो लोग कोविड से पहले बाहर थे, धीरे-धीरे यहाँ पर आकर कई हमारे मित्र हों, हमारे छोटे भाई जैसे कई हैं, हमारे परिवारों के बच्चे हों या अन्य लोग यहाँ पर आकर बहुत बढ़िया अपने स्वरोजगार को लेकर काम कर रहे हैं, और अनेकों अनेक स्थानों पर, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, पैराग्लाइडिंग से लेके साहसिक पर्यटन पर होगा, फूड स्टॉल्स आप देखते होंगे, पहाड़ों में नए जलपान गृह, रेस्टोरेंट्स के नाम से होंगे, नई-नई अनेकों प्रकार के स्टार्टअप्स लेकर अनेकों हमारे युवा काम कर रहे हैं, अनेकों फैक्ट्रियाँ आप गोलापार क्षेत्र में चले जाइए, हल्द्वानी क्षेत्र में जाएँगे, तो ये सब सरकार की नीतियों के कारण। आप कोटा बाग चले जाइए, आप लामा चौड़ चले जाइए, तो छोटी-छोटी यूनिट लगाकर स्टार्टअप के माध्यम से हमारे युवा अपना भी रोजगार कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो पलायन होता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब अपने घर छोड़कर किसी मजबूरी के कारण जाना पड़ता है। ये जो अभी रोड चौड़ीकरण का जो मामला आया और ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया बीजेपी ने, मगर कुछ जो व्यापारी वर्ग थे, जो 50 साल से दुकान चला रहे हैं, जिनका रोज़गार जिनकी रोजी-रोटी उससे चलती है, वो लोग कुछ नाराज़ हुए। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़क भी आती है, शहर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हल्द्वानी शहर बढ़ रहा है, जिस प्रकार हम इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो हमें आगे की तैयारी इसकी करनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय धामी जी का, कि वो लगातार इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जो हमारे व्यापारी बंधु, उन योजना के कारण रोजगार के लिए दिक्कत आई है, हमारी सरकार ने उनको सेटल करने का प्रयास किया है, और मैं कह सकता हूँ कि लगभग सभी लोगों से बातचीत कर कर उनको, उनका कार्य प्रभावित ना हो, उनका परिवार प्रभावित ना हो, उनकी आजीविका प्रभावित ना हो, उसके लिए इतना इंतजाम उन्होंने करा है। आने के समय में भी उनकी कुछ उनके लिए योजना बनाने का प्रस्ताव सरकार ला रही है। हम कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ व्यक्ति की चिंता, यही धामी जी की बड़ा श्रेष्ठ विचार है। उसके साथ विकास भी होगा, लेकिन व्यक्ति की भी चिंता होगी, लेकिन केवल व्यक्ति के कारण विकास भी नहीं रुकेगा। आज आप देख रहे हैं ना, इसका परिणाम सुंदर रोड देख रहे हैं, चित्र का देख रहे हैं। आज लोग आ रहे, तो हमारे कई मित्र जब यहाँ से अभी बीच में निकल के गए, कैथी धाम आते हैं, तो लोग हल्द्वानी की चर्चा करते, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है सब चीज़ों का। आज पर्यटन बढ़ रहा है, आज सड़क के में ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो लोगों को समय से पहुँचना, एक समय का एक सदुपयोग इसका मतलब। लेकिन जो भी हमारे व्यापारी बंधु इससे दिक्कत में आए हैं, निश्चित तौर पर काफ़ी प्रयास हमारी सरकार ने करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड चौड़ी हो रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, मगर कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, उनकी मात्रा बढ़ी है। बाहर के लोग जो आ रहे हैं पहाड़ों में, वो ड्राइव नहीं कर पाते हैं सही से, वो स्पीड प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है कि भैया आप यहाँ तक लेके आइए, पहाड़ों में दूसरा ड्राइवर उनको सपोर्ट करे, क्योंकि आए दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस पे कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है? ये देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ड्राइविंग लाइसेंस और वगैरह। लेकिन एक इसमें हिल एरिया का भी, एक जो बड़ी गाड़ियाँ उसमें हिल एरिया का ड्राइविंग लाइसेंस भी जुड़ता है, जो लोग पहाड़ को जाते हैं। समय-समय पर चेकिंग भी होती है, समय-समय पर इन सब चीज़ों के लिए अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ, जो आपकी बात है, एक आध दो घटनाएँ ऐसी होती हैं, जो हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होती हैं, धब्बा होती है। तो वो सब लोग, जो अधिकारीगण जो इस व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं, उन सब लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चले, और सरकार भी इन व्यवस्थाओं को ठीक करने का लगातार प्रयास कर रही है। सड़कें चौड़ी करी हैं, जगह-जगह साइनेज लगा के भी लोगों को चेतावनी दे रही है, बताई हुई जा रही है कि यहाँ पर भाई देखिए, इतनी स्पीड रखिए। और उसके लिए अगर इन सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जगह-जगह आपने देखा होगा, उत्तराखंड में स्पीड के कैमरा भी लगे हैं। लेकिन मैं उन सब बंधुओं से भी, उन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप आइए, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आप घूमिए, ये देवभूमि है, लेकिन अपनी स्पीड और वाहन को सावधानीपूर्वक चलाइए। परिवार आपका है,
लेकिन उत्तराखंड की सरकार आपके परिवार की भी चिंता कर रही है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, कुछ जो हिस्सा है युवा पीढ़ी का, वो नशे की तरफ जा रहा है। तो इस बारे में सरकार कुछ कदम उठा रही है? देखिए, बिल्कुल, आज जो नशे का प्रभाव है, आप भी उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और हम भी उसको सुनते हैं और देखते हैं। बड़ा कष्ट होता है कि युवा पीढ़ी, मेरे देश की युवा पीढ़ी इस ओर को क्यों जा रही है। सरकार के स्तर पर सरकार हर जगह नशा उन्मूलन के केंद्र भी बना रही है। जो ये ड्रग्स माफिया, उनके खिलाफ अभियान भी चला रही है। आप देखते होंगे हमारे क्षेत्र में भी, अन्य अन्य क्षेत्रों में उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर बड़ी कठोरता के साथ ड्रग्स माफिया को नेस्ता नाबूद करने का कार्य किया जा रहा है। युवा इस ओर को ना जाए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ। युवा खेल की ओर को जाए, युवा संगीत की ओर को जाए, युवा साहसिक खेलों की ओर को जाए, ट्रैवलिंग की ओर को जाए, एडवेंचर की ओर को जाए, पढ़ाई की ओर को जाए। इस सबसे मैं उन सब युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि इसके लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ये नशा ऐसा है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके प्रकार का व्यक्ति उसका एडिक्ट हो गया है। बच्चा गुमसुम बैठा रहता है, बच्चा शांत बैठा रहता है, बच्चा किताब खोल के बैठे रहता है, तो हम सोचते हैं बड़े आराम से पढ़ाई कर रहा है, बढ़िया है, सीधा हो गया। तो मैं सभी अभिभावकों से भी बड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान रखें। तो यह पुलिस की जिम्मेदारी मानते हुए और अन्य लोगों की जिम्मेदारी केवल उनके ऊपर ना छोड़ते हुए हमारी भी जिम्मेदारी है। ये हमारे परिवार का बच्चा हो सकता है, ये हमारे मोहल्ले का हो सकता है, ये हमारे शहर का हो सकता है, हमारे उत्तराखंड का, हमारा देश का बच्चा है। अगर किसी गलत हाथों में जाए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। कई बार हम लोग इस मामले में, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं, कोताही बरतते हैं हमारे समाज का, कि भाई सूचना करेंगे तो क्या यार, हमें क्या जरूरत हो रही है तो उसका। लेकिन देश का युवा हम सबकी जिम्मेदारी है। वो हमारा परिवार का हो, आपके परिवार का हो, दूसरे परिवार का हो, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। उसका ये भविष्य अच्छा रहे, इसका हम सब लोगों ने प्रयास करना चाहिए। प्रदीप, जो हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम बना है हल्द्वानी का, इसमें अभी 38वें नेशनल गेम हो रहे हैं। काफ़ी लोग पूरे स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही है, उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। तो हमारे उत्तराखंड के जो नवयुवक हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में? बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो राष्ट्रमंडल खेल हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं, आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक सफल उसका आयोजन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस खेल में आए। उत्तराखंड का युवा अपनी स्किल के लिए जाना जाता है। आप देखते होंगे अन्य स्टेटों के मुकाबले हमारे जो उत्तराखंड के युवा हैं, वो थोड़ा ज़्यादा साहसिक भी हैं और खेलों के प्रति रुचि भी रखने वाले हैं। आज खेल हो रहे हैं, तो आज उत्तराखंड का पदक तालिका में भी स्थान अच्छा है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक जन जागरण जैसा हो गया राष्ट्रमंडल खेल यहाँ होने से। हर कोई, मेरा बेटा 2-3 बार स्टेडियम जाके मैचों को देख कर आया है। पत्नी भी पूछती है कि जी भाई क्या हो गया, उत्तराखंड कौन से स्थान पर आ गया? अखबार में पढ़ती है, देखते रहे उत्तराखंड में ऐसा हो गया, हमारे यहाँ के बच्चे को मेडल मिल गया है। तो यानी कह सकता हूँ ये एक बड़ा काम है और आने वाले समय में इसमें प्रभाव भी दिखेगा कि हमारे यहाँ का बच्चे और अधिक, पहले भी कई स्थानों पर उत्तराखंड की प्रतिभाएं तो हैं। ऋषभ पंत जी को देख लीजिए, धौनी जी को देख लीजिए, राजेंद्र रावत जैसे ओलंपियन यहाँ पर हैं और अनेकों हॉकी के ऐसे ओलंपियन यहाँ पर हैं। यहाँ पर कह सकता हूँ कि ललित आर्या एक हमारे समय में बॉक्सर होते थे, आज नेशनल स्तर के कोच हैं और ऐसी कई प्रतिभाएं हैं। मुकेश पाल जी बॉडी बिल्डिंग में पूरे देश और दुनिया में जा रहे हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के इसी प्रकार से मनोज सरकार से लेकर कटारिया बहन जी और एकता बिष्ट, ये पूरी श्रृंखला है, मैं कह सकता हूँ ये स्पोर्ट्स के लोगों की। और अधिक इससे कि राष्ट्रमंडल खेलों का जब हम देख रहे हैं और सब लोगों में क्रेज बढ़ा है, सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, आने वाले समय में उत्तराखंड की प्रतिभाएं और अधिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को इस खेल के कारण भी दिखाई देंगे। डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। आपको लगता नहीं कि कुछ क्राइम रेट भी थोड़ा-सा बढ़ा है? इसमें बीजेपी सरकार क्या करना चाहती है? इसमें कुछ स्टेप लेना चाहती है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहती है कि ये क्राइम रेट थोड़ा-सा कम हो? देखिए, मैं इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा
अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम करती है। आज आप देखते होंगे 2 तरीके के अपराध होते हैं, एक संयोगवश और एक संरक्षित। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनको संरक्षण मिलता था कांग्रेस की सरकारों में, आज वो कहीं दिखाई नहीं देते हो गए। एक जो नियोजित अपराध है, उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तराखंड में जब से धामी जी आए हैं, माफिया लोगों की सिट्टी-बिट्टी गुम है, कोई गलत गतिविधियों की करने की सोचता भी नहीं है। कांग्रेस की सरकारों में अपराधी संरक्षण प्राप्त करके अपराध कर को अपना जरिया बना देते, लेकिन धामी जी की सरकार में अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया, या तो वो जेल में है या उत्तराखंड से बाहर है। इसलिए जहां पे उसकी कहते हैं अपराध की, मैं नहीं मानता इस बात को कि अपराध का जो डाटा है वो बड़ा है। निश्चित तौर पर कम हुआ है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे अपराध हैं जैसे उनको अब अपराध कहना चाहिए या सहयोग कहना चाहिए, मैं नहीं कह सकता। कि जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, टक्कर हो जाती है, वो भी एक मुकदमा दर्ज होता है। रोड रेज में भी मुकदमा दर्ज होता है। इतनी घटनाएं बढ़ी हैं, 2 स्कूटर वालों का झगड़ा हो जाता है, चलते-चलते टक्कर होती है, झगड़ा हो जाता है, तो उसपे भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, धारा एक ही समान होती है। तो इससे भी कहीं न कहीं वो जो और हमारी सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना पुलिस का काम है, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना सरकारी तंत्र का काम है। आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से कहीं इसको छुपाया नहीं जाएगा, कहीं इसको दबाया नहीं जाएगा। अगर कोई पीड़ित है, तो उसको उसका न्याय दिलाने का काम पुलिस करेगी। ये तो कई बार तो पूर्व की सरकारों में ये चीज़ें छुपा देने का प्रयत्न, बड़ी-बड़ी घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि अपराध की तो कमर टूट चुकी है। प्रतिनिधिता इस बार नगर निगम चुनाव में काफ़ी पार्षद, नामी-गिरामी पार्षद खड़े हुए और कुछ जो नए पार्षद भी खड़े हुए। तो कुछ इम्पैक्ट जो है नए जो नामी-गिरामी पार्षद थे वो हार गए, नए पार्षद जो कुछ जीत गए। तो इस बारे में क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, राजनीति में ठीक है, निरंतर कार्य करना पड़ता है। जब जनता किसी को अपना मत देती है, तो उसके कुछ मापदंड होते हैं। जो हारे हैं, निश्चित तौर में कहीं न कहीं मापदंड की में खरे नहीं उतरेंगे, जो जनता तो अपना निर्णय ठीक करती है। और जनता के निर्णय को ही लोकतंत्र में हम लोग स्वीकार करते हैं। इसमें मैं अलग से कुछ कहूँ ऐसा नहीं। हम कांग्रेस की नीति के लोग नहीं हैं कि जो चुनाव हार गए तो अलग-अलग प्रकार से बहाने बनाए जा रहे हो, ब्लेम करने की राजनीति करने लगे, जी ऐसा है और वैसा है। हम कहते हैं भाई जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी पार्षद हों, जो आगामी नए पार्षद भी बने, उनके क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं? उनके क्षेत्र के लोग, उनकी अपेक्षाएँ उनसे क्या हैं? उनके क्षेत्र में जो विकास है, हम अपने तरीके से विकास कर रहे हो, जनता को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आते तो हमारा एक प्रथम कर्तव्य जनता की चिंता करना है। जो भी लोग करे हैं, वो रिपीट भी होंगे। जहाँ कहीं-कहीं कमी रह गई होगी, तो मैं उन सब प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि भई, ये ना मान के कि जनता की कमी, हमारी व्यक्तिगत तौर पर कुछ कमी रह गई होगी, उसको हम ठीक करेंगे, जनता के बीच में जाएँगे। और नए पार्षदों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भई जनता अपनी आँखों में भी बैठाती है, और जनता फिर हमको उस पद से मुक्त भी करती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखकर हमको काम करना चाहिए। बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी है। बड़ा के उदाहरण है ना। जनता को बरगलाते, बरगलाते, बरगलाते 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन अंत में जनता ने किनारा कर ही लिया और उनको किनारे कर ही दिया। उनको तो लग रहा होगा ये हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मोहल्ला गली नहीं, खाली झूठ। लेकिन मैं सभी पार्षदों से, नए पार्षद हुए हैं, जो दोबारा हुए हैं, उनको मेरी शुभकामनाएँ हैं। और जो अगली बार लड़ना चाहते हैं, जो कुछ पराजित हो, भाई जनता की सेवा करेंगे। चुनाव जीत के ही हम जनता की सेवा करेंगे ऐसा तो नहीं है ना। हम लगातार जनता की सेवा करेंगे, हम बिना पद के भी जनता की सेवा कर सकते हैं, उनके सुख-दुख में भागीदारी बनकर जो हमसे हो सकता है। आने वाले 5 सालों में आप या 10 सालों में आप अपने आप को बीजेपी पार्टी एक परिवार है आपका, आप कहाँ देखते हैं अपने आप? मैं तो पार्टी संगठन का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जहाँ पर भी हूँ, उस मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को वहाँ तक भी लाए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बार-बार कहता हूँ कि मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता इस पार्टी में काम कर रहे हैं।
तो मैं पार्टी का आभार व्यक्त कर सकता हूँ। आज भी अल्मोड़ा का प्रभारी बनाया, नगर निगम का भी प्रभारी बनाया अल्मोड़ा का। तो मुझे कहा गया भाई देखिए अल्मोड़ा अभी तक जीते नहीं है, लेकिन उसके जीतने में आपका भी प्रयास रहना चाहिए, आप उसकी योजना रचना बनाएं। करा सब कार्यकर्ताओं ने ही है अल्मोड़ा के। हम पहली बार वहाँ नगर निगम जीते हैं और उससे पहले कभी नगर पालिका हम जीते नहीं थे। तो पार्टी हमें अलग अलग प्रकार से कार्य देती है। हमारे कार्यकर्ता होने के नाते यह कार्य हो जाता है कि हम पार्टी के दिशा निर्देशों को वैसे ही माने जैसे हम अपने माता पिता के दिशा निर्देशों को मानते हैं, और आज तक तो मैंने ऐसा ही करा है। और मैं तो फिर बार बार धन्यवाद देता हूँ अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों का। इसमें कई वैसे वरिष्ठ लोग हैं जिनका यहाँ पर नाम लेना भी चाहिए, और नहीं फिर कोई छोड़ जाता तो उसमें अजीब सा लगता है। उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को, है सामान्य परिवार के व्यक्ति को इतनी जिम्मेदारियां दी, और पार्टी आने वाले समय में जो भी जिम्मेदारी देगी, जो भी मेरे लिए भूमिका रहेगी, वो कहेगी अगर बूथ में दरी बिछानी है तो प्रदीप दरी बिछाएगा। पार्टी अन्य जो भी जिम्मेदारी कहेगी, मैं उसके लिए हमेशा, ना मैंने कभी ना कहा है, ना मेरी कोई इच्छा है, ना कोई मेरा अपना कोई शर्तें होती है। पार्टी जहां भेजती है, पार्टी ने अल्मोड़ा कहा तो अल्मोड़ा चले गए, पार्टी ने बीच में चंपावत जाओ तो चंपावत चले गए, पार्टी ने काशीपुर जाओ तो काशीपुर चले गए, पिथौरागढ़ जाओ। चाहते हैं भाई, पार्टी के कार्यकर्ता है, जहाँ पार्टी हमारे जैसे माता पिता हमें जब जहाँ के लिए आदेश देते हैं वहां जाते हैं ना। पार्टी भी हमारी माता है, हमारे को उन्होंने बनाया है। आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। ये मैं थोड़ा पर्सनल सवाल पूछूंगा कि भाभी जी के लिए और बच्चों के लिए समय निकाल पाते हैं? आप तो समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो कुछ समय निकाल पाते हैं भाभी जी के लिए, या उनकी कभी कुछ रहती होगी ख्वाहिशें कि हमें यहाँ टूर पे जाना था, अरे ये तो बिजी हो गए, ये मीटिंग में चले गए, रैली में चले गए, भाभी की कुछ कंप्लेन होती होगी? देखिए, ये तो जब हम समाज सेवा का व्रत लेते हैं, मैंने कहा ना कि हमारी जो पार्टी ने हमें शिक्षा दीक्षा दी, जो हमने संघ से संस्कार पाए, हमने संघ से संस्कार पाए। आदरणीय गुरु जी का ध्येय वाक्य था, हमारे जो द्वितीय सरसंघचालक थे, मैं नहीं तू ही, मैं की भावना नहीं, तू ही सर्वश्रेष्ठ है। अब जब ये भाव मन के अंदर बैठा, पार्टी कहती है पहले राष्ट्र फिर पार्टी, तीसरे में मैं, यानी मैं तो तीसरे में आ गया। तो जब मैं तीसरे में हूं तो मेरी पार्टी जो काम देती है, जो राष्ट्रीय काम होंगे पहले उनको करेंगे, फिर अपना भी परिवार में जो भी उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भाई पार्टी के कार्यों से व्यस्त रहने में थोड़ा बहुत ये चीज़ें तो रहती हैं। मैं कह सकता हूँ कि पेटी दिल नहीं बढ़ ली है, लेकिन अनेक गांवों से जाना होता है, लेकिन उससे मिलने के लिए ऐसा लगता है भाई बहुत दूर है। फिर इसके बाद तो कल ही देहरादून पहुंचना है, तो चलो कोई बात नहीं, फ़ोन से बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें भी रहेंगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ ना, ये हमारी, जब हम बाल्यकाल के स्वयंसेवक थे या उसके बाद युवावस्था में आए और वरिष्ठता के हिसाब में आए, तो ये धीरे 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 संस्कार में आ जाता है। और ये मेरे नहीं, मेरे जैसे अनेकों, हजारों नहीं करोड़ों कार्यकर्ताओं के संस्कार में है। धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप उत्तराखंड को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने, पहले लगा कि युवाओं में बहुत जोश है, फिर लोगों को लगा भाई माताओं बहनों में भी बहुत जोश है उनको लेकर। फिर धीरे धीरे उनके जब क्रियाकलाप बढ़ते गए, उनका कार्यशैली लोगों ने देखी, आज वृद्ध हो, बच्चा हो, युवा हो, बहनें हो, सब लोग धामी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एक तो उनकी सरलता विनम्रता का कारण है। दूसरा, उनकी कर्मठता इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उत्तराखंड के हित में उन्होंने ऐसे निर्णय ले लिए हैं जो आसान नहीं दिखते थे। अब आप देखिए, नकल माफियाओं का इतना शिकंजा था कि युवाओं का भरोसा उठ गया था एक व्यवस्था से कि हमारे को फेयर नौकरी मिलेगी। तो युवा क्या कहता था? युवा कहता था साहब पढ़ लिख लो, कितना नौकरी तो कुछ लोगों को मिल रही है। आज धामी जी ने धारणा बदल दी युवाओं की। आज युवा कहता है कि अगर हम कॉपी में लिख के रहेंगे तो 100% हमारा सिलेक्शन होगा। कोई माफिया की हिम्मत नहीं है, नकल माफिया की, कि किसी बच्चे को बाईपास कर दे, किसी नए ऐसी व्यक्ति को नौकरी दिला दे जो उसके पात्र नहीं है। इसका काम धामी जी ने करा। कमर तोड़ दी माफियाओं के, कठोर नकल विरोधी कानून लाए। अब हम यूसीसी देख रहे हैं, आज यूसीसी का पूरे देश में चर्चा का विषय है। भाई समान नागरिक संहिता हमारा बहुत पुराना विचार है, और पूरा देश कह रहा है, कई बार सुप्रीम कोर्ट में उसने टिप्पणी करी है और बड़े बड़े लोगों ने उसमें टिप्पणी करी है। तो उसको लागू करने का साहस आदरणीय धामी जी का।
इसी प्रकार से जब हम देखते हैं, ये खेल को देखते हैं, हम सैनिकों के बीच में देखते हैं, तो हमको लगता है कि धामी जी उत्तराखंड को बड़ी स्पीड से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। प्रदीप्ता, मोदी जी के आने के बाद आप हमारे भारत राज्य में क्या परिवर्तन देखते हैं? देखिए, अगर आप 2014 उससे पहले को जाएं, लगभग हमें 11 साल हो गए। उस 11 साल से पहले का कार्यकाल देखें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और कांग्रेस का कार्यकाल देखें, तो देश में एक निराशा का वातावरण आ गया था। एक भ्रष्टाचार की सरकार, एक सरकार मानो भ्रष्टाचार करने के लिए ही है, नेता मानो भ्रष्टाचारी ही होता है, एक ऐसा वातावरण पूरे देश में बन गया था। विदेशों में हमारी छवि खराब हो गई थी। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे तो अमेरिका 3-3 दिन तक वेट करते थे, एक आध मंत्री से मिलके वापिस आ जाते थे। अनेकों जगह जहां भारतीय होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये भारतीय लोग तो हमारे देश में केवल इनके अंदर प्रतिभा नहीं है, ये तो नौकरी करने आए, ऐसे नौकरी दोयम दर्जे के लोग मानते थे। अगर आप 2014 के बाद का भारत देखेंगे, और मैं युवाओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि 2014 से पहले की भी स्टडी उन्हें करनी चाहिए देश के बारे में, और मोदी जी के आने के बाद जो देश में परिवर्तन हुआ है उसको आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। क्योंकि हाँ, कई लोगों ने 2014 से पहले का शादी विस्मित हो रहे होंगे, मैं वो 2014 से पहले का कार्यकाल बार बार याद करता हूँ। देश में कैसी स्थिति थी, हो गई थी आंदोलन, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन, लोग सड़क पर थे, लोगों को लगता था कि जी भाई ये सरकारें तो लूट का अड्डा बन गई। लेकिन मोदी जी ने कहा था, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं लुटने दूंगा, ना खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आज तक हम ये देखते हैं कि वो इस स्थिति में देश को चला रहे हैं। 18 घंटे काम करने वाला मनुष्य, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप से लेकर प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल तक ना भूतो ना भविष्यति, और उनकी ये कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता और कर्मठता का कारण है आज भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। जब आज भारत के प्रधानमंत्री को आप फ्रांस में देखते हैं, और जो फ्रांस की और भारत की बॉडी लैंग्वेज होती है, तो जो हम पहले इन लोग देशों को बड़ा मानते थे, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऐसा बोलते थे ना 2014 से पहले, बिल्कुल, अब तो आज उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हाथ ही नहीं मिलाते हैं, गले ही नहीं मिलते हैं, उनके आगे सम्मान से सर भी झुकाती है। बिल्कुल, भारत आने वाले समय में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होगा। जो मोदी जी ने कहा है कि हम देश की को नई अर्थव्यवस्था के शिखर पर लेके जाएंगे, रोजगार की दृष्टि से, आत्मविश्वास की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से, देश में स्वाभिमान की दृष्टि से, राष्ट्रभाव की दृष्टि से आप देखेंगे देश बहुत ऊपर गया है। रोजगार की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि, आज लोग साहस कर रहे हैं कि आप जी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते। कितने स्टार्टअप शुरू हुए, मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक में अनेक नए इनोवेशंस हो रहे। मंगल ग्रह अनेक आप देखेंगे, जिसे कह सकते हैं सार्वभौमिक, चारों ओर को हमारा मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ते जा रहा है। और राष्ट्रभाव, राष्ट्र प्रथम है, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में दिखाया है, आज देश का युवा वही सीख रहा है। बिल्कुल सही बात है प्रदीपदा, और हम आशा करते हैं मोदी जी के संरक्षण में हमारा देश तरक्की करे, उन्नति करे, और आप जैसा एक सिपहसालार हमारे उत्तराखंड का डेवलपमेंट करे। और हम चाहते हैं कि आगे चल के आप एक उच्च स्थान पे पहुंचे। इस पार्टी में आप आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। आप जैसे मुझ सामान्य कार्यकर्ता को आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड बैठक अपनों की। आज हमने प्रदीप बिष्ट जी से बात करी। ऐसे ही चर्चित चेहरों को हम आगे भी लाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल बैठक अपनों की। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।